सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीन इस्लामिक ताकतों ने मिलकर एक ऐसा रक्षा करार साइन किया है जिसे कुछ लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जो पाकिस्तान अपने ही घर में 5 मोर्चों पर उलझा हुआ है, बलूचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में अस्थिरता, पाक अधिकृत कश्मीर में सड़कों पर उतरी जनता, अफगानिस्तान से तनाव और भारत के साथ हमेशा की तनातनी, क्या वह एक छठा मोर्चा झेलने की हालत में है? आज हम समझेंगे कि मक्का करार असल में किसकी मजबूरी है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में एक बड़ा रक्षा समझौता साइन हुआ। इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। इस एग्रीमेंट पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए। करार की सबसे अहम शर्त यह है, अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता, कुछ नाटो के आर्टिकल 5 जैसी। यह कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है। इसकी नींव सितंबर 2025 में ही पड़ चुकी थी, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। मक्का करार उसी को आगे बढ़ाते हुए तुर्की को भी इसमें जोड़ता है और यह सब हो रहा है फरवरी 2026 से चल रहे अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध और यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग की पृष्ठभूमि में, यानी पूरा मिडिल ईस्ट पहले ही सुलग रहा है। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख है कि यह करार पूरी तरह रक्षात्मक है और किसी खास देश के खिलाफ नहीं। इस्लामाबाद के कई रक्षा विश्लेषकों ने भी इसे नाटो जैसा मानने से इनकार किया है। लेकिन असल कहानी करार के पीछे छिपी है। पाकिस्तान की घरेलू सुरक्षा स्थिति बेहद खराब है। सबसे पहले बात पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की। जून 2026 से वहां एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में शुरू हुआ। शुरुआत बिजली दरों, सस्ते गेहूं और आटे जैसी बुनियादी मांगों से हुई थी, लेकिन बाद में यह विधानसभा की उन 12 सीटों के खिलाफ आंदोलन बन गया जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक चुनाव से पहले कम से कम 40 लोगों की जान गई। इस्लामाबाद ने वहां कम्युनिकेशन ब्लैकआउट लगाया। विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से बाहर जाने के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य कर दी गई और अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स की कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब बात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की। इन दोनों क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से लगभग बाहर होता दिख रहा है। कुछ विश्लेषक तो इसकी तुलना 1971 के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से भी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से खस्ता है, जनता नाराज है और भीतर से मुल्क कई टुकड़ों में बंटता दिख रहा है। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाक अधिकृत कश्मीर और भारत और अफगानिस्तान, ये तो हुए 5 मोर्चे और अब मक्का करार के तहत पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर देश के बाहर भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, शायद यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी, यानी संभावित छठा मोर्चा। सवाल यह है कि माली तौर पर टूटा हुआ पाकिस्तान इतने मोर्चों का बोझ उठा सकता है? पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं की पोल खोल दी। भारतीय सेना ने न सिर्फ पहले ही हमले में पाकिस्तान की रक्षा रेखा भेदी, बल्कि नूर खान, मुशर्रफ सरगोधा, मुरीद, रफ़ीकी, रहीम यार खान, शुक्र, जैकोबाबाद और भोलारी जैसे कई एयरबेसों पर सटीक हमले किए। सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे, हैंगर और कमांड सेंटर को हुआ भारी नुकसान साफ दिखा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक करीब 24 पाकिस्तानी विमान तबाह हुए। पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय जेट गिराने का दावा किया, लेकिन S-400 की अगुवाई वाली भारतीय डिफेंस को वो भेद नहीं पाया। मतलब सीमित और संयमित हमलों में ही पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़खड़ा गई थी। अब सवाल यह भी है कि तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएंगे। तुर्की खुद नाटो का सदस्य है और इस्लामिक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में गिना जाता है। उसे पाकिस्तान या सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ सऊदी अरब खुद ईरान और हूती हमलों से जूझ चुका है। जब अमेरिका उसकी पूरी हिफाजत नहीं कर पाया तो पाकिस्तान और तुर्की क्या कर पाएंगे? इतिहास भी गवाह है। 1971 की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया था, लेकिन नतीजा नहीं बदल सका। तुर्की ने तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने में भी 2 साल से ज़्यादा वक्त लगा दिया। दूसरी तरफ भारत ने तुर्की के ध्रुव विरोधियों ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ मजबूत सैन्य रिश्ते बना लिए हैं।
इजराइल के साथ भी भारत के गहरे सैन्य संबंध हैं, भले ही कागज पर कोई औपचारिक करार न हो। कुल मिलाकर मक्का करार पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और तुर्की से कहीं ज़्यादा जरूरी है। जो देश घर में 5 मोर्चों पर पहले से उलझा हो, उसके लिए यह करार एक डिटरेंस मैसेज है कि अगर भारत फिर कोई आतंकी हमला झेल कर जवाबी कार्रवाई करता है तो वो अकेला नहीं है। लेकिन इतिहास बताता है कि तुर्की और सऊदी अरब का साथ पाकिस्तान को कभी निर्णायक बढ़त नहीं दिला पाया और भारत की सैन्य ताकत ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिख चुकी है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि यह करार भारत के लिए वाकई कोई नई चुनौती है या सिर्फ पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक ज़रूरत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।